नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न पर विचार करेंगे। एमर्सन ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। इसके जवाब में राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी ये कह सकता है कि अरस्तू ही राजनीति विज्ञान है और राजनीति विज्ञान ही अरस्तू है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र चिंतन के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तू को दिया जा सकता है और उसके इसी योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मैक्सी ने अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी है और उसने अरस्तू को राजनीति विज्ञान के जनक की संज्ञा भी दी है। राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, इस तथ्य के पीछे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसने प्लेटो के विपरीत राजनीति को नीतिशास्त्र के बंधन से मुक्त कर दिया। जैसा कि पोलक ने कहा कि उसने नीतिशास्त्र की दासी के रूप में ही राजनीति को नहीं रहने दिया, वरन डनिंग के शब्दों में उसने पहली बार राजनीति की स्वतंत्र सत्ता और उसकी स्वतंत्र प्रतिष्ठा स्थापित करके उसे विज्ञान का सम्मानजनक दर्जा दिलाया। और जैसा कि प्रोफेसर सेबाइन ने ये कहा है कि अरस्तू ने अपने समग्र दर्शन की जो विस्मयकारी प्रतिभा थी और एक तार्किक संगठन की उसकी शक्ति थी, उस शक्ति के कारण प्लेटो को कहीं पीछे छोड़ दिया और ज्ञान की इतनी विविध विधाओं का वैज्ञानिक विवेचन किया, वैज्ञानिक प्रतिपादन किया, जो कि आधुनिक काल में भी उसी सम्मान के साथ स्थापित हैं। प्रोफेसर बार्कर ने इस विषय पर विचार करते हुए कि अरस्तू ने नीतिशास्त्र और राजनीति को किस प्रकार से पृथक किया, वो इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि अरस्तू ने मेटाफिजिक्स, एथिक्स और पॉलिटिक्स नामक इन 3 स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की। पॉलिटिक्स की, एथिक्स और मेटाफिजिक्स अर्थात तत्व मीमांसा, इन दोनों ही ग्रंथों से स्वतंत्र रूप में ग्रंथ रचना करके उसको एक स्वतंत्र न केवल सत्ता प्रदान की, वरन उसे स्वतंत्र महत्व भी प्रदान किया। तो इसलिए यदि वह नीति शास्त्र से इतर राजनीति के विज्ञान के स्थापना के लिए यदि राजनीति के रूप में स्वतंत्र ग्रंथ की रचना करता है, तो उसका अर्थ यही है कि वो कहीं न कहीं नीति शास्त्र के प्रभाव से राजनीति को मुक्त करना चाहता है। उसकी एक अन्य पुस्तक निकोमेकियन एथिक्स में वह नीति शास्त्र की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करता है। इस प्रकार वह यद्यपि नीति के महत्व को स्वीकार करता है, सामाजिक जीवन में उसकी महत्ता को प्रतिष्ठित भी करता है, किंतु वह साथ ही साथ राजनीति के पृथक विज्ञान को भी स्थापित करता है। किंतु यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों ही अनुशासनों की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करते हुए भी वह राजनीति को पूरी तरह से नीतिशास्त्र से उस तरह से मुक्त नहीं करता जैसा कि आधुनिक काल के प्रारंभ में मैकियावेली ने कर दिया था। तो क्योंकि यदि उसकी पुस्तक पॉलिटिक्स का अध्ययन किया जाए तो पॉलिटिक्स का जो प्रथम अध्याय है वो इस प्रस्तावना के साथ प्रारंभ होता है कि मनुष्य के सामान्य कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ही राजनीतिक नामक इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो इसका मतलब यह है कि वह मनुष्य के सामान्य कल्याण को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में राज्य को देखता है और राज्य के विज्ञान को एक स्वतंत्र स्तर पर स्थापित करने का प्रयास करता है। अपनी इसी पुस्तक के
इसी ग्रंथ के पुस्तक 3, 4, 5 और 6, ये 4 पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें वह अपने अपने यूनानी नगर राज्यों के वास्तविक नगर राज्यों का वो अध्ययन करता है, और इनका अध्ययन करते हुए वह यह बताता है कि इन वास्तविक नगर राज्यों की सुरक्षा के क्या उपाय किए जाएं, उनमें होने वाली क्रांतियों से उन्हें कैसे बचाया जाए। और इन प्रयासों का जो चरमोत्कर्ष है वो पुस्तक 5 में होता है, जब वह क्रांति से बचने के लिए निरंकुश राजाओं को भी यह सलाह देता है कि उन्हें अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। इस तरह जब वह बिना इस बात का विचार किए कि कौन सा राज्य अच्छा है, कौन सा राज्य बुरा है, एक तटस्थ राजनीतिक वैज्ञानिक की भांति समस्त प्रकार के राज्यों का अध्ययन करता है और उनकी सुरक्षा के उपाय निर्विकार भाव से प्रस्तुत करता है। यह उसके नीति शास्त्र से राजनीति को अलग करने के एक सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। किंतु अपने ग्रंथ के पुस्तक 7 और 8 में वह अपने आदर्श राज्य की भी चर्चा करता है, और इस प्रकार से वह उस उद्देश्य को भी नहीं भूलता है कि किसी भी राज्य की स्थापना का आखिर उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसे उस तरफ बढ़ने के लिए किस प्रकार के उपायों का सहारा लेना चाहिए। तो इस तरह कहीं न कहीं उसके दर्शन में राजनीति और नीति शास्त्र ये दो एक ऐसी समानांतर या एक ही विकास के क्रम में चलने वाली दो पृथक पृथक सत्ताएं हैं, जो एक ही मनुष्य से संबंधित होने के कारण जिनको पूरी तरह से पृथक नहीं किया जा सकता। मैकलवेन ने अरस्तु के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि क्योंकि अरस्तु जो है वो अपने अध्ययन के स्वरूप में जो वो एक अनुभविक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, और वह राज्य के संविधानों का अध्ययन करने में प्लेटो के निरपेक्ष न्याय को पूरी तरह से खारिज करता है और उसके स्थान पर राज्यों के वास्तविक संपादन में एक सापेक्ष न्याय की स्थापना का प्रतिपादन करता है। तो सापेक्ष न्याय को स्थापित करना और आदर्श पर आधारित निरपेक्ष न्याय को खारिज करना, यह उसके अनुभवात्मक दृष्टिकोण का ही परिचायक है। पॉलिटिक्स की ही जो 7वीं पुस्तक है, उस पुस्तक में जब वह आदर्श राज्य का चित्रण करता है तो आदर्श राज्य का चित्रण करते हुए भी वह यह नहीं भूलता कि सर्वोत्तम आदर्श कैसा होना चाहिए जिसकी की वास्तव में प्राप्ति की जा सके। यहाँ भी वह प्लेटो के रिपब्लिक में उल्लिखित आदर्श को खारिज कर देता है, क्योंकि वो अनुभव की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसलिए वह वास्तविक राज्यों के लिए संभाव्य उस आदर्श का वर्णन करता है जो कि वास्तविक राज्यों के लिए प्रयास करने पर संभव हो सकता है। इस प्रकार यदि समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो अरस्तु वो पहला विचारक था जिसने राजनीति के विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन करते हुए उसके सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। वो एक आदर्श राज्य कैसा हो सकता है, जहाँ तक पहुँचा जा सके, उसने उसका चित्रण किया। फिर उसने उस राज्य का भी चित्रण किया कि उस राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए उसे किस आदर्श को अपनाना चाहिए, और साथ ही उसने इस बात का भी चित्रण किया कि अच्छे और बुरे राज्य की समीक्षा किए बिना कोई भी राज्य अपने वर्तमान अस्तित्व को कैसे सुरक्षित कर सकता है। इसलिए वह एक व्यावहारिक और यथार्थ विचारक की तरह सभी संभाव्यताओं पर विचार करता है और एक वास्तविक राज्य में राजनीति की कला को कैसे संभव बनाया जा सकता है उसका विवेचन आनुभविक आधार पर प्रस्तुत करता है। क्योंकि प्लेटो ने अन्य
ग्रंथों में जो अपने अनुभविक प्रयोग किए थे और जो उसके एक चिकित्सकीय दृष्टि थी, उस दृष्टि के कारण ही राजनीति में भी उस दृष्टि को वो लागू करता है और 158 संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात जो अनुभविक निष्कर्ष निकालता है, उन निष्कर्षों के कारण वह अपने गुरु के निष्कर्षों को खारिज कर देता है और इस तरह से सार रूप में प्लेटो के दर्शन को स्वीकार करते हुए भी परिणाम के रूप में वह उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। और यही कारण है कि प्लेटो यद्यपि नीति शास्त्र के साथ प्रारंभ करता है, किंतु वह उसका जो अंत है वो राजनीति के स्वतंत्र विधा को स्थापित करने में करता है। एक और जो महत्वपूर्ण कारण है जो उसे स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन स्थापित करने में सहायता करता है, वो है उसकी अपनी पद्धति का विकास। वह राजनीतिक अध्ययन करने में आगमनात्मक पद्धति को अपनाता है और प्लेटो के द्वारा अपनाई गई निगमनात्मक पद्धति को खारिज करता है। अपनी पद्धति विषयक इस महत्वपूर्ण विशेषता के कारण वह प्लेटो की जो स्टाइल है, प्लेटो की जो शैली है, उपमा और सादृश्य के साथ अपने अपने विचार को, अपने तर्क को समझाना, अरस्तु उसका त्याग करता है और एक विश्लेषणात्मक निबंधात्मक शैली को अपनाता है और अपने अनुभविक प्रयोगों को उस नई सरल किंतु तार्किक शैली में उसे प्रस्तुत करता है। यह तथ्य भी उसे राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में स्थापित करता है। इसी तरह से प्रोफेसर पोलक ने उसके योगदान को इस रूप में दृष्टिगोचर करते हुए कि उसे राजनीति का जनक क्यों कहा जाना चाहिए, वो उसके जो विषय की विविधता है और उसकी जो शैली है और उसका परवर्ती विचारकों पर पड़ने वाला प्रभाव है, उसको रेखांकित करते हैं। उसने राजनीति में विविध विषयों का समावेश किया और संभवतः अपने समय के एक भी विषय को उसने अछूता नहीं रखा, चाहे वो नागरिकता का प्रश्न हो, चाहे वह सरकार के विभिन्न प्रकारों का प्रश्न हो, चाहे वह क्रांतियों की विस्तृत व्याख्या हो, क्रांतियों के सामान्य और विशेष कारण को बताए, चाहे वह विभिन्न संविधानों का चक्रीय परिवर्तन है, चाहे वो न्याय की सापेक्ष सिद्धांत को प्रस्तुत करना है और राजनीति पर पड़ने वाले भौगोलिक और आर्थिक तत्वों का विवेचन है, अर्थात राजनीति के और सबसे ऊपर राज्य का क्रमबद्ध विवेचन, राज्य का जन्म क्यों हुआ, उसके वर्तमान का कारण क्या है, उसका भविष्य क्या हो गया, तो राज्य के विज्ञान पर भी वो अपना क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत करता है। इस विषय विविधता के साथ उसकी शैली और परवर्ती विचारकों पर पड़ने वाला उसका प्रभाव, यह भी उसे राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वस्तुतः अरस्तु के पश्चात जब अरस्तु के ग्रंथों का पुनर्प्रकाशन 13वीं शताब्दी में होता है, उस समय के पश्चात से संभवतः एक भी ऐसा विचारक नहीं है जिस पर कि अरस्तु के विचारों का प्रभाव न पड़ा हो, चाहे वो पोलिबियस है, चाहे वो मैकियावली है, चाहे वो एक्विनास है, दांते है, सभी विचारकों पर उसका प्रभाव पड़ा। मैकियावली और हॉब्स जैसे अनुभववादी भी उसके प्रभाव से नहीं बच पाए। वहीं कांट, हीगल, बोसांके, ग्रीन जैसे आदर्शवादियों पर भी उसका प्रभाव पड़ा। कहने का अर्थ ये है कि जब से अरस्तु के ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, उसके पश्चात से राजनीति विज्ञान का कोई भी विद्यार्थी अरस्तु के प्रभाव से नहीं बच सका और यह उसके उस महत्व को रेखांकित करता है जो राजनीति के जनक के रूप में मैक्सी ने उसे प्रदान किया है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि नीतिशास्त्र को राजनीति से पृथक करते हुए उसने एक स्वतंत्र पद्धति का अनुकरण करते हुए उन राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिनका आनुभविक रूप से सत्यापन हो सकता था, जिनको अनुभव की कसौटी पर कसा जा सकता था और न केवल आदर्श की उसकी चाह रही, वरन उसने यथार्थ के राज्यों पर भी
बिना किसी मूल्यात्मक झुकाव के या बिना किसी मूल्य प्राथमिकताओं के एक निष्पक्ष वैज्ञानिक की भांति उन पर विचार किया था। इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य है कि अरस्तु ही राजनीति विज्ञान का जनक है। धन्यवाद।